Hey everyone, welcome to Education House. Today, basically, we are going to start up with the last topic of the chapter, that is genetic disorders, right? मैंने already बताया कि we have covered all the chapters और ये हमारा last topic है, that is genetic disorders of yours. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ना है जो कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती हैं. तो लेट्स सी. सो बेसिकली आपका जो जेनेटिक डिसऑर्डर है टॉपिक, उसमें दो चीज़ें आती हैं. एक आता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. ये दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं. डिफरेंट कैसे हैं ये समझो. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें पढ़नी होंगी. मेंडल ने जो ऑब्जर्वेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें पढ़नी होंगी. बट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है, हमें म्यूटेशन और बेसिकली पेडिग्री एनालिसिस को लेकर चलना है यहाँ पर. ठीक है. सो दोनों क्या है, डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है आज के वीडियो में. सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड लेट्स सी व्हाट मोर हैज़ बीन गिवन. पहला जो सबसे पहली चीज़ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ मेंडेलियन डिसऑर्डर. ठीक है. मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बिकॉज इट इज़ एक्चुअली द इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके. सो बेसिकली आप मेंडेलियन डिसऑर्डर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो. अगर आपको बताया गया है कि ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है तो वहाँ पे म्यूटेशन इन सिंगल जीन होना चाहिए. मतलब अगर कहीं पे भी सिंगल जीन में म्यूटेशन हो रहा है सो दैट इज़ व्हाट योर मेंडेलियन डिसऑर्डर. ओके. बेसिकली यहाँ पर जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स यानी कि मेंडेलियन ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग होते हैं. इसमें आपको 3 कैटेगरीज दी जाएंगी दैट इज़ हेयर गिवन टू यू ऑल्सो. ठीक है. इसमें पहली चीज़ जो दी हुई है दैट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर जिसमें आपको मस्कुलर डायरोसोफॉरी के बारे में पढ़ना है. दूसरी चीज़ है ऑटोसोमल रिसेसिव दैट इज स्केल सेल एनीमिया एंड लास्ट वन इज सेक्स लिंक दैट इज़ हीमोफीलिया. अब इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली द मीनिंग ऑफ दिस थिंग्स. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोसोमल डोमिनेंट. इसका मतलब क्या है. ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब है कि ऐसा कोई ट्रेट जहाँ पर क्या हुआ है, डोमिनेंट ट्रेट जिसमें कि म्यूटेशन हुआ है. वैसे ही ऑटोसोमल रेसेसिव में यानी कि रेसेसिव कैरेक्टर था रेसेसिव और यहाँ पर सेक्स्ड. सो ये दोनों चीज़ें क्लियर रखना अपने दिमाग में. ये दोनों है ऑटोसोम से रिलेटेड. किससे. ऑटोसोम्स क्या होते हैं कि सेक्स पेयर से अलग जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो यानी कि 43 पेयर्स होते हैं तो जो 42 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं. और लास्ट जो एक डिजीज़ है दैट इज़ योर सेक्स लिंक डिजीज़. ठीक है. अब फर्स्ट डिजीज़ जो यहाँ पर दी हुई है दैट इज़ हीमोफीलिया हैज़ बिन डिफाइंड टू यू. हीमोफीलिया क्या है, एक सेक्स रेसेसिव डिजीज़ है यानी कि रेसेसिव ट्रेट के साथ हुआ म्यूटेशन की वजह से कॉज डिजीज़ है. ठीक है. ट्रांसमिशन कैसे होता है कि अनअफेक्टेड फीमेल एज अ कैरियर वर्क करती है और मेल प्रोजेनी को होता है. मतलब आप जब पेडिग्री एनालिसिस में फैमिली ट्री को डिफाइन करोगे सो वहाँ पर आप देखोगे कि मेल वाला जो है उसमें ये डिजीज़ मैक्सिमम ऑफ द टाइम पाई जाती है. ठीक है. देखो यार सेकंड चीज़ क्या दी हुई है, फीमेल्स जो होती हैं वो कैरियर्स की तरीके वर्क करती हैं कि वो कैरी करती हैं. बट क्या होता है, रेयरली सफ़र होती है हीमोफीलिया से. राइट. और अगर आप ऐसी कंडीशन देख रहे हो कि आपका फीमेल सफ़र कर रही है हीमोफीलिया से तो इसका मतलब है कि जो पेरेंट था मेल पेरेंट वो क्या था, हीमोफिलिक था और मदर एज अ कैरियर काम कर रही थी. ठीक है. बेसिकली अब अगर आपसे इस डिज़ीज़ के बारे में पूछा जाए कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है या फिर ये कैसे कॉज होती है सो आपको यही बताना है कि ये डिज़ीज़ जो होती है इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारे बॉडी में एक स्पेशल प्रोटीन बनता है ब्लड में. सो वो प्रोटीन अफेक्ट हो जाता है. सो दैट्स वाई यहाँ पर हमारी ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है. अगर हमें छोटा सा भी माइनर कट भी लग जाता है सो वहाँ पे हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता. एक्सेसिव ब्लड लॉस होने की वजह से आदमी की डेथ भी हो सकती है. सो पहली डिज़ीज़ यही थी, क्या थी, हीमोफीलिया थी. बेसिकली
ये सेक्सुअल डिजीज़ थी, ठीक है, सेक्सुअल डिजीज़ थी, बट फॉर रेसेसिव ट्रेट फीमेल कैरियर एंड जनरली मेल प्रोजेनी में होती थी, ठीक है। और साथ ही साथ इसका इफ़ेक्ट क्या होता था कि इसमें प्रोटीन रिच जो प्रोटीन होता था ब्लड क्लॉटिंग के लिए वो एब्सेंट हो जाता था, धीरे धीरे कम होने लगता था, या फिर वो एब्सेंट हो जाता था, जिसकी वजह से हमारे अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग होने लगती थी बॉडी में। दैट्स वाज द रीज़न ऑफ डिजीज़। अब जो आपको दूसरी डिजीज़ दी गई है वो दी गई है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। ऑटोसोम मीन्स सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में दे आर ऑटोसोम्स, ओके। ऑटोसोम रिसेसिव डिजीज़ है सिकल सेल एनीमिया, और इसका ट्रांसमिशन होता है बोथ द पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, एज बोथ द पेरेंट एक्ट एज अ कैरियर, ठीक है। और दो पेयर ऑफ एलाइज के बारे में यहाँ पर बात की गई है, एक है HbA एंड HbS, ठीक है। ये दोनों पेयर ऑफ एलाइज क्या करते हैं, इस डिजीज़ के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पर नीचे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, उसको ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आपको HB इज़ फॉर हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन A एंड A प्रेजेंट है तो वो नॉर्मल कंडीशन है। फिर अगर हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन S प्रेजेंट है देन दैट कंडीशन इज एज द कंडीशन ऑफ डिजीज़ कैरियर। और अगर दोनों में हीमोग्लोबिन S प्रेजेंट है, राइट, सो इसका मतलब है कि वो इफेक्टेड है, राइट। सो हीमोग्लोबिन A एंड S आर द कंट्रोलिंग एक्सप्रेशंस फॉर द डिजीज़, राइट। अब ये डिजीज़ कॉज कैसे होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि ये डिजीज़ कॉज कैसे होती है। सो इस डिजीज़ के कॉज होने का रीज़न है चेंज इन जीन्स cause the replacement of GAG by GUG leading to substitution of GLU by VL at the 6th position of beta globin chain in hemoglobin। मीन्स कि जीन में चेंज होता है, सो जो 6th पोजीशन होती है बीटा ग्लोबिन चेन की उसमें भी चेंज होता है, एंड GAG से GUG में सब्सटीट्यूशन होता है जिसकी वजह से ये डिजीज़ कॉज होती है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर जो यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया है द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन सो फॉर्म पॉलीमराइज एट लो ऑक्सीजन टेंशन रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ RBC लाइक स्कैटर। सो ये जब कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन, ये सेकंड जो कॉज वाली कंडीशन होती है, ये जब होती है तो उससे क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है जिसमें म्यूटेशन हुआ है वो पॉलीमर बनाता है, और जब पॉलीमर बनाता है लो ऑक्सीजन कंडीशन पे, सो उससे क्या होता है कि आपकी RBC का शेप चेंज हो जाता है और सिकल शेप में आ जाती है। सिकल शेप मीन्स समथिंग लाइक दिस, ओके। ये तो थी आपकी सिकल सेल एनीमिया। इसकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं फिर से बता रही हूँ, उसको ध्यान से रखना आप लोग। उसमें दिया हुआ है कि ये कौन सी टाइप की डिजीज़ है, सबसे पहली चीज़। फिर इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, कौन सी एलाइज होती हैं जो कंट्रोल करती हैं, फिर ये तीनों कंडीशन भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। आफ्टर दैट कॉज एंड व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ गिविंग द नेम सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ आती है फिनाइलकेटूरिया, राइट। दिस इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट डिजीज एंड दिस इज़ ऑल्सो द ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज़, मीन्स रेसेसिव ट्रेस में इसमें क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, ओके। रेसेसिव ट्रेट में म्यूटेशन हुआ है, दैट्स वाई ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज़ है। इसका मेन क्या होता है, जो फिनाइलएलेनिन होता है वो क्या करता है, थायरोसिन बनाता है, ठीक है। और ये होता है, क्या होता है इसमें कि द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कन्वर्जन गेट्स म्यूटेड, मीन्स जो ये फिनाइल एलिन था आपका और इससे आपका ये जो थायरोसिन बन रहा था, इसके लिए ये जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इसमें क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की गई आपको कि जो एंजाइम की वजह से फिनाइलाइनिन में कन्वर्जन होता है थायरोसिन में, वो उस एंजाइम में म्यूटेशन हो जाता है, राइट। और फिर क्या होता है, फिनाइलएलेनिन जो होता है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है।
और जब वो इकट्ठा होना शुरू होता है तो उससे क्या होता है ये समझो, फिनाइलएलानिन आपका फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है, फिर वो ब्रेन में एक्यूमुलेट हो सकता है और जिससे आपका मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। मेंटल रिटार्डेशन मतलब क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन मतलब होता है मेंटल, या फिर आप बोल सकते हो ब्रेन स्लोइंग डाउन, मीन्स आपका दिमाग नहीं काम करेगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगी कोशिश, दैट इज़ द मेंटल रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव चीज़ होता है रिटार्डेशन, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए रिटार्डेशन यूज़ होता है। सेम इज़ द रेफरेंस ऑफ रिटार्डेशन विद द मेंटल और ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो दी हुई है वो दी है फिनाइल पायरुविक एसिड ऑल्सो गेट्स एक्सट्रैक्टेड थ्रू यूरिन सिंस किडनी इज़ नॉट एबल टू एब्जॉर्ब इट प्रॉपरली। सो इसका अगर रिमूवल की बात करते हैं या फिर आप बात करते हो कि ये बॉडी में एक्यूमुलेट रहता है तो क्या फंक्शन होता है? अगर एक्यूमुलेट होता है ये क्या करता है? मेंटल रिटार्डेशन करता है। और रिमूव होने की कंडीशन में क्या होता है कि यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि किडनी इसको प्रॉपरली क्या करती है? एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है। ये 3 थी आपकी इम्पॉर्टेंट डिजीज़। So that's all guys, thank you so much for watching the video. If you like the video, hit the like button and also do share and subscribe to my channel.